इस वीडियो की जो शुरुआत हम लोग करेंगे वो है अयस्कों का अस्मृद्धीकरण से। तो देखिए अयस्कों का अस्मृद्धीकरण क्या है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त होता है उसमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। तो पृथ्वी से जो खनिज प्राप्त होता है, खनिज अयस्क, उसमें मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाएगा, मगर उससे पहले क्या होता है कि अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होता है। देखिए अयस्कों से जो गैंग को हटाया जाता है तो उनके लिए कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब रही बात प्रक्रिया जो किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया किया जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें जो अयस्क है और जो गैंग है इनकी भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है। इन्हीं भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती हैं अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। तो पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए अलग अलग विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। हम लोग यहाँ पर जो फ्लो चार्ट दिया है उसको समझते हैं। अयस्क, सबसे पहले जो धरती से जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ उसका पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क का सबसे पहले सांद्रण मतलब कुछ अगर उसमें अशुद्धियाँ हैं तो उसको पहले हटाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 3 वर्गों में बांटेंगे अयस्क को। वो कौन सा है पहले पहचान करना है। क्या वो उच्च अभिक्रियाशील धातु है क्या, तो इसको अलग रखिए। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो उसको अलग रखिए, और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो उसको अलग, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अगर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातु में सबसे पहले उसको गलित धातु के रूप में जब होता है तो उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत द्वारा उसे तोड़ा जाता है, जिसकी फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु को हमको शुद्ध करना है तो गलित धातु का क्या करना होगा, विद्युत अपघटन करना होगा, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु। अब रही बात, इधर आइए अब निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं ना, वो प्रकृति में सल्फाइड अयस्क के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो ज़्यादातर प्रकृति में सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका सबसे पहले भर्जन कराया जाता है। ये एक विशेष प्रक्रिया है, अभी हम लोग सीखेंगे भी, पर अभी पहले ही बता दे रहे हैं। सल्फाइड अयस्क का पहले भर्जन कराया जाता है जिससे धातु प्राप्त होता है, किंतु ये धातु को फिर से परिष्करण करके पूरी तरह से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो ये तो था निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को किस तरह किया जाता है शुद्ध करने के लिए। अब रही बात, बीच में आते हैं मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। तो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में 2 रूपों में पाया जाता है, या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होगा या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होगा। क्योंकि 2 टाइप का अयस्क है तो 2 प्रकार की प्रक्रिया भी होती है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कराया जाता है। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन होता है, जबकि सल्फाइड अयस्क का भर्जन की प्रक्रिया कराई जाती है।
कार्बोनेट अयस्क का जब निस्तापन होता है तब जाके वो धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यही बात इधर से भी है। सल्फाइड अयस्क का जब भर्जन कराया जाता है तो ये चेंज होके धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब दोनों ही प्रक्रिया में यहाँ पहुँचते हैं, धातु का ऑक्साइड में। अब उसके बाद धातु का जब ऑक्साइड प्राप्त हुआ फिर उसका क्या होता है, धातु में अपचयन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके बाद जो प्राप्त होता है उसका शोधन किया जाता है। उसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो इन्हीं फ्लो चार्ट को हम डिटेल से समझेंगे। आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, मतलब निम्न अभिक्रियाशील धातु का किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, हम लोग उसी से पहले चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय होती है, मतलब ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही, ये जो धातु के जो ऑक्साइड हैं जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं, उन धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेबार, जो कि मरकरी का एक अयस्क है, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, यानी कि HgS को वायु में गर्म किया, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। और अधिक गर्म करने पर, उसके बाद और अधिक गर्म करने पर क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो अभी जो यहाँ लिखा है उसको समीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, सिनेबार ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब फिर चूंकि ये जो बना है अभी गर्म करते ही हैं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो बना था, चूंकि गर्म तो कर ही रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तापन दिए हुए हैं, तो अब ये अपचयित हो गया, इससे ऑक्सीजन निकल गया, अपचयित हो गया, तो हमें प्राप्त हो जाता है मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से यहाँ पर देखिए, कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड जो प्राकृतिक रूप में है, इसको केवल गर्म करेंगे ना तो कॉपर अलग हो जाता है। तो देखिए, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर दिए तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, तापन चल ही रहा है, तो क्या बनता है, कॉपर और सल्फर ऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार हम लोगों ने भी सीखा कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं, उसको केवल गर्म करने पर हमें धातु प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी धातुएं ऑक्साइड के रूप में होता है, और ऑक्साइड के रूप में होने के कारण ये केवल गर्म होने पर ही हमें उसके धातु प्राप्त हो जाते हैं। अब समझेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मतलब जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में आता है तो उसका निष्कर्षण किस प्रकार होता है, आइए समझते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, क्योंकि मध्य में आ रहा है और इसकी जो अभिक्रियाशीलता होता है वो मध्य होता है, ना तो ज़्यादा अधिक ना तो ज़्यादा कम।
प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मतलब ये दो रूपों में हो सकती है, या तो सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, सल्फाइड से धातु प्राप्त करना या कार्बोनेट से धातु प्राप्त करना, इन दोनों से कहीं आसान है ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या जो कार्बोनेट में है को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। मतलब अगर धातु सल्फाइड के रूप में है या कार्बोनेट के रूप में है तो पहले उसको चेंज करना है, और परिवर्तन किस रूप में करना है, उसको परिवर्तन करना है धातु ऑक्साइड के रूप में। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क है, वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा ताप पर उसको गर्म कर रहे हैं तो सल्फाइड अयस्क चेंज हो जाएगा ऑक्साइड में। और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट अयस्क को अगर मान के कार्बोनेट अयस्क है, अब उसको सीमित वायु को सीमित किया गया है, किंतु अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। ये चीज़ वहाँ फ्लो चार्ट में था, भर्जन और निस्तापन। तो यहाँ हम लोग समझ में आ गया कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जबकि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है। जिंक में देखिए हमें उसके अयस्क में दोनों देखने को मिलता है, भर्जन भी और निस्तापन भी। तो देखिए जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए तापन गर्म किया जा रहा है, और आपको पता है कि भर्जन के समय काफ़ी ज़्यादा ताप दिया जाता है और वायु की उपस्थिति होती है। तो यहाँ क्या बन गया, देखिए जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर जिंक कार्बोनेट निस्तापन का पढ़ रहे हैं, तो गर्म किए हैं वायु को सीमित रखते हुए, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर देखिए भर्जन में भी देखिए ऑक्साइड में चेंज हो गया, निस्तापन देखिए ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब यहाँ से प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। इसके बाद इसके लिए क्या प्रयोग होगा, कार्बन का जरूरत पड़ेगा। कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है, मगर कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, ये देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं जिंक धातु, ये जिंक जो है अपचयित हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया और वो कार्बन से जुड़ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक अलग हो गया। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले ही परिचित हैं। आपने पहले अध्याय में ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अपचयन प्रक्रिया क्या है, आप पहले से परिचित हैं, समझ चुके हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। देखिए धातुओं को जो उसके यौगिक से प्राप्त करते, देखिए यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं,
तो ये भी एक अपचयन प्रक्रम ही है। कार्बन, जिससे कोयला में कार्बन ही होता है, कोयला जो है कार्बन का बना रूप है, तो कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अभी आपने कार्बन का प्रयोग किया धातु के ऑक्साइड को अपचयन करने के लिए, जिससे क्या होता है, धातु हमें प्राप्त होता है, मगर इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। मतलब यहाँ विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं धातु को प्राप्त करने के लिए। केवल यही नहीं कि कार्बन दे दिए और धातु ऑक्साइड का अपचयन हुआ, आप विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अधिक अभिक्रियाशील है वो निम्न जो धातु होते हैं उसको विस्थापित कर सकता है उनके यौगिकों से। उदाहरण के लिए देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को, ये देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, अब इसमें एल्युमिनियम का चूर्ण देके गर्म किया जा रहा है, तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिला दिए, अभिक्रिया हुआ, मैग्नीज अलग हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए अलग हो गया, और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकला। क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यहाँ बोल सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ ऑक्सीजन देखिए एल्युमिनियम से जोड़ रहा है, तो यहाँ बन गया क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मगर मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। यह विस्थापन अभिक्रियाएं, यह जो विस्थापन अभिक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा छोड़ता है ये। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें जो धातु प्राप्त होता है धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। मतलब ये इतना ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि इतना ज़्यादा ऊष्मा रहता है कि धातु तो प्राप्त होता है मगर गलित अवस्था में। वास्तव में आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, आयरन 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, यहाँ पर जो 3 दिया है ये ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है, जिसको आप उच्च क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है आयरन का। तो आप फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी ये जो अभिक्रिया है रेल की पटरी दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये हो गया आयरन ऑक्साइड, यहाँ एल्युमिनियम रिएक्शन किया, अभिक्रिया हुआ, आयरन विस्थापित हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा। तो अभी हमने जो पढ़ा वो था सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातु है उसका निष्कर्षण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मतलब जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है उन धातुओं का निष्कर्षण। तो अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ये इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। देखिए, ये कार्बन से जुड़ता तब ना ऑक्सीजन अलग होता, मगर बात यह है कि ये जो धातुएं हैं ऑक्सीजन से जुड़ता ज़्यादा है, इसकी बंधुता ऑक्सीजन से ज़्यादा है कार्बन की तुलना में। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो एक नया मेथड क्या आया, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन से धातुओं को, जो अधिक अभिक्रियाशील वाला में होता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के, जब वो गलित क्लोराइड के रूप में है तब उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को कहते हैं, पर धातुएं निक्षेपित होती है, जमा होती है, तथा एनोड जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, कहाँ पर, कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम आयन ने, ये सोडियम आयन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया और इससे चेंज होके क्या बन गया, सोडियम एटम बन गया। मतलब सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन मिल के बन गया सोडियम एटम। ये कैथोड पर है। पर एनोड में क्या है, एनोड पर देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन का जो आयन है यहाँ पर इस रूप में टूटता है, क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार जो भी देख रहे हैं, इसी प्रकार का मेथड एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी होता है और विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो क्लोरीन में जो नेगेटिव आयन है, इससे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बना है, तो 2Cl नेगेटिव, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। कितना इलेक्ट्रॉन निकला देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तब जाके ये बना है Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तब जाके Cl2 में चेंज हुआ है। तो अभी जो लोग देखें वो था सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो इसके लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, इसके लिए अपनाते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन विधि।